हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कहां तक छोड़ा था हम लोगों ने? लाइफ प्रोसेसेस जो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। अमीबा पैरामीशियम में कंप्लीट कर लिया था। अमीबा पैरामीशियम के बाद हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया था। उसके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था, कंपोनेंट्स देख लिए थे और उसका पहला माउथ एंड ओरल कैविटी भी स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो आज सेकंड वाला हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जो सेकंड कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है फेरिंग्स। वो क्या है? फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो फेरिंग्स क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सॉफ्ट होती है, टाइट चीज नहीं है। ध्यान रखिएगा, बॉडी में जहां पर भी कोई टाइट सॉलिड चीज आती है वहां पर बोन का एक्यूमुलेशन है। वहां पर क्या है? बोन का एक्यूमुलेशन है। और जहां पर कोई सॉफ्ट चीज है तो आप मान लीजिए वहां पर स्किन या मसल्स का एक्यूमुलेशन है, तो ये सॉफ्ट ट्यूब होती है। दैट मीन्स इसके अंदर क्या होती है? मसल्स होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज अ muscular tube act as common passage for food एंड एयर। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। दैट मीन्स ये आपकी क्या है? फेरिंग्स है। इसमें से फूड भी जा रहा है और इसमें से एयर भी जा रही है। ठीक है, फूड भी जा रहा है जो कि माउथ से आ रहा है और क्या है? एयर भी जा रही है जो कि नोज से आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है? फूड एंटर्स into esophagus। ठीक है, और एयर एंटर्स into ट्रेकिया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं क्योंकि फूड इसमें आ जाता है फिर और आगे क्या हो जाता है? पास हो जाता है। एयर को इनहेल कर रहे हो, उसका मूवमेंट कर रहे हो, विंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेकिया क्या हो जाती है? विंड पाइप, जो एयर को पैसेज देगी और आगे जाने में क्या करेगी? मदद करेगी। आगे जाने में क्या करेगी? मदद करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ग्लैंड से रिलेटेड या एंजाइम से रिलेटेड बात करें तो स्टेप क्या आएगा? देखो ये तो ये हो गया, इसके अंदर का इन्वॉल्वमेंट है ये तो। ठीक है, इधर आ जाओ। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हेयर इन फेरिंग्स, हेयर इन फेरिंग्स। ठीक है, सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, सो नो, इसको मैं वापस लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है। सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? ठीक है, इसी के साथ फेरिंग्स इजी सा टॉपिक था, खत्म हो गया। फिर क्या आएगा? चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आएगा ईसोफेगस। क्या आएगा? ईसोफेगस। इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? देखो, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसके अंदर क्या होती है? मसल्स होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
It is also called as food pipe because it is allowing the passage of food which is coming from mouth, और किधर डाल देगा, स्टमक में डाल देगा। मतलब जो माउथ से फूड आ रहा है फेरिंग्स के साथ, वो ईसोफेगस से गुजर के आगे वाले कंपोनेंट्स में चला जाएगा। कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते, तो कोई एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी यहां पर नहीं है। किसी भी तरीके का कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई फैट और प्रोटीन, किसी भी तरीके का डाइजेशन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, अब बात क्या होती है कि ये जिस तरीके से खाने को अपने अंदर से निकालता है, भाई ईसोफेगस में क्या होती है, मसल्स होती हैं। मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट आपके मसल्स की वजह से ही होता है ना स्टूडेंट, सारा रिकॉल हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मूवमेंट होता है। ड्यू टू अभी मसल्स क्या होते हैं, रिदम में काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। So due to this rhythmic movement of muscle, muscular contraction and expansion, due to rhythmic contraction and expansion of muscles, I am repeating again, due to rhythmic contraction and expansion of muscles within this esophagus, the esophagus allow the food to move forward, आगे बढ़ो। और चूंकि ये फूड इस rhythmic muscular contraction and expansion की वजह से बढ़ता है, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या उसे पेरिस्टालसिस भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने बोला है एक बार मैं लिखती चलती हूं और डबल बार समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ईसोफेगस ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, इट अलाउज पैसेज ऑफ फूड। ठीक है, इट अलाउज पैसेज ऑफ फूड। ठीक है, अब क्या होता है, लंबी होती है भाई। फेरिंग्स तो क्या है, एक छोटी सी ब्रॉड टाइप ट्यूब है। ये क्या होती है, अच्छी खासी लंबी पतली होती है। तो इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, इट अलाउज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ड्यू टू इट्स rhythmic contraction and expansion of muscles। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इधर से इधर आ गए। This movement of rhythmic contraction and relaxation of muscles within the esophagus ठीक है, called as peristaltis। पेरिस्टाल्टिस। ठीक है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दैट मीन्स अगर एक छोटा सा डायग्राम बताऊं तो ये एक लॉन्ग ईसोफेगस ट्यूब होती है।
इसकी क्या है, मसल्स है, ये क्या है, मसल्स की वॉल है। अब ये क्या है, ये मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर से रिलैक्स हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी। तो फूड क्या होगा, बड़ी इजीली क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये क्या है, फूड का ट्रांसफर हो रहा है, फूड फॉरवर्डली पैसेज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस मूवमेंट क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। मतलब दिस मूवमेंट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विद इन द ईसोफेगस कॉल्ड इज पेरिस्टाल्सिस। इसका काम क्या हो रहा था कि भाई ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, इट अलाउ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ड्यू टू इट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मसल, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स एक काम करो, आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो, फिर अपन डाइजेशन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया आप लोगों ने, चलिए ईसोफेगस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होता है, नहीं। ईसोफेगस भी फेरिंग्स की तरह सिर्फ पैसेज ऑफ फूड कराती है, कोई डाइजेशन नहीं होता। बस ईसोफेगस में क्या है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से एक तरीके से आपके जो खाना क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन इसमें, इन ईसोफेगस no digestive glands are present. No digestive glands are present, so no digestion occurs as there is no availability of enzymes, as there is no availability of enzyme, so there is no availability of enzymes। ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, माउथ ओरल कैविटी कंप्लीट, फेरिंग्स कंप्लीट, ईसोफेगस कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट with the fourth component of digestive system, that is stomach. That is stomach. Stomach मतलब पेट। स्टमक का मतलब क्या होता है, पेट में भी पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ खा लिया, क्योंकि क्या है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। सबसे जो वो बोलते हैं ना कि एक तरीके से जो डाइजेशन का मैक्सिमम पोर्शन स्टार्ट कहां से होता है, पचना खाना स्टमक से, पेट से। ये पेट है आपका, मम्मी दर्द हो रहा है पेट में, जबरदस्ती खाना खा लिया, पच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका जो फूड है वो जो बोलते हैं ना मैक्सिमम डाइजेशन जो प्रोसीडिंग होती है, जिसकी जहां से स्टार्टिंग होती है, देखो ऐसे तो स्टार्टिंग माउथ से होती है, लेकिन माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। स्टमक में ये मान लो कि फटाफट चीजों का डाइजेशन क्या होता जाता है, प्रोसीड होता जाता है। ठीक है, स्टमक के बारे में बात करूं तो स्टमक क्या है, स्टमक से रिलेटेड बात करें तो पॉइंट में क्या आएगा, इट इज अ मस्क्यूलर बैग। इट इज अ मस्क्यूलर बैग। देखो जब एम्प्टी स्टमक हो, जब खाना स्टमक में नहीं पहुंचा है, तो टिपिकली उसकी शेप जे शेप्ड होती है, पतला खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही खाना पहुंच गया स्टमक में, स्टमक क्या फूल जाता है, फूलने के बाद क्या होता है, हल्का सा जे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट इज अ मस्क्यूलर बैग। मस्क्यूलर बैग की मतलब इसमें मसल्स हैं, क्योंकि आपको खाने को क्या है, देखो आपका स्टमक ऐसा यू या जे शेप है, तो खाना अगर इधर आया तो धीरे 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 खाने को आगे बढ़ाना है, तो खाना सिर्फ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आएगा। लेकिन पर्टिकुलरली ईसोफेगस में इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, क्योंकि ईसोफेगस में तो क्या आपको कंटिन्यूस फटाफट खाना खाया पहुंचा, फटाफट खाना खाया पहुंचा। लेकिन स्टमक में क्या है, बहुत सारा खाना खा के पहुंचा है तो धीरे धीरे डाइजेशन होगा, तो धीरे धीरे अपने हिसाब से मसल्स काम करेंगे। कांस्टेंट मूवमेंट हमेशा नहीं पाया जाएगा, इसलिए ईसोफेगस में एक स्पेसिफिक टर्म पेरिस्टाल्सिस से इसको जाना गया है। तो इट इज अ मस्कुलर बैग, इट इज टिपिकली
J shaped when empty, when empty, ठीक है। उसके बाद when filled with food, when filled with food, it becomes U-shaped, it becomes U-shaped, ठीक है। मस्कुलर बैग है तो वही सॉफ्ट लाइनिंग होगी, जहां पर मसल स्किन की अवेलेबिलिटी होती है वो एरिया हमारी बॉडी का सॉफ्ट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब देखो मसल्स में क्या है, मसल्स आपके स्टमक में फूड को क्या कर रही हैं, मिक्सिंग करने में हेल्प कर रही हैं। मिक्सिंग तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन मिक्स कर करके फूड को डाइजेस्ट कर करके उसे आगे भेजेगी। स्टमक से फूड किसमें जाएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट डियोडिनम में, किसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट डियोडिनम में। देखो ये एक मस्कुलर बैग है, ऐसे बैग की तरह है, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो ये टिपिकली जे लग रहा है, जब इसमें फूड आ गया, ये फिल्ड हो गया है तो यू हो जाता है, ऐसा रिसर्चेस ने देखा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ही काम करो, आप हल्का सा ब्रॉड बनाओ, ठीक है। यहां आपका ईसोफेगस आके खत्म हुआ, ठीक है, ईसोफेगस यू टर्न हो गया, ठीक है। ईसोफेगस क्या हो गया, ऐसे हो गया। फिर ये सी डियोडिनम बन जाए, तो ये क्या है, आपका स्टमक है। तो फूड का डाइजेस्ट होना है, यहां पर डाइजेस्ट होना है, तो इसकी वॉल्स में क्या है, मसल्स हैं। मस्कुलर बैग है ना, ये मान लो मसल की लेयर है। अब देखो मैं कह रही हूं कि स्टमक भी अपने आप को ग्लैंड की तरह शो करता है, स्टमक भी अपने आप को ग्लैंड की तरह शो करता है। स्टमक एक लैटिन टर्म से अराइव हुआ है जिसको बोलते हैं गैस्टर। स्टमक देखो यहां तक, ये यहां पर खत्म हुआ, स्टमक का पॉइंट एरिया फिर यहां चल रहा है। स्टमक derives from word gester, derives from word gester, ठीक है। स्टमक किससे डिराइव हुआ है, गैस्टर। अब देखो स्टमक के अंदर एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखो स्टमक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हैविंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखो ये आपकी भले मसल्स की लाइन होती है, लेकिन मसल्स की लाइन के साथ साथ स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग भी होती है। स्टमक में क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है। म्यूकस का मतलब क्या होता है, म्यूकस मतलब ऐसे स्टिकी, गीला, लुब्रिकेटिंग मटेरियल, ठीक है, म्यूकस। स्टिकिंग लुब्रिकेटिंग मटेरियल। म्यूकस मतलब मॉइस्ट, गीलापन। और देखो अब इसमें क्या है, जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन सा एंजाइम बनाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मैन्युफैक्चर पेप्सिन। क्या नाम है आपके एंजाइम का, आपके एंजाइम का नाम है पेप्सिन। मैन्युफैक्चर पेप्सिन एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन। अमाइलेज फूड के कार्बोहाइड्रेट पार्ट का डाइजेशन कर रहा है। ये यहां पर स्टमक में फूड के प्रोटीन पार्ट का डाइजेशन होगा। P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना हुआ रहता है, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब आपने कोई प्रोटीन अंदर लिया है, इट इज एक्चुअली एग्जिबिटिंग अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि एक प्रोटीन के अंदर मिनिमम 12 से 13 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक अमीनो एसिड बॉन्ड दूसरा अमीनो एसिड पेप्टाइड
टाइट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये पेप्सिन क्या करेगा, उन बॉन्ड को तोड़ देगा। बॉन्ड को तोड़ देगा तो अमीनो एसिड इंडिविजुअली खड़े हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आ गए, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गए। नाउ द प्रोटीन्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड एंड रेडी टू गेट एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, व्हेन द फूड गेट एब्सॉर्ब इट इज इजिली गेट एसिमिलेटेड, और उसके अंदर जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया आप उसे इजेस्ट करवा दो। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये क्या है, सिंपलर फॉर्म है। ठीक है, अब आप मेरे को बात बताओ, HCl और म्यूकस का क्या मतलब है। देखो, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। एसिड का मतलब क्या है कि pH 7 से नीचे है, pH 7 से नीचे है। आपके स्टमक के जो इन्वायरमेंट को वो क्या बना रहा है, एसिडिक बना रहा है। देखो इसमें क्या है, आपके पास HCl है, और HCl के साथ आपके पास पेप्सिन भी है। तो फूड आया, फूड क्या हुआ, मस्कुलर मसल्स की वजह से उसमें मूवमेंट हुआ, मिक्सिंग हो गई। भाई फूड क्या आया, जैसे जैसे फूड आएगा वॉल से भिड़ेगा ना, तो मसल्स की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा, मिक्सिंग ऑफ फूड होगी इनसाइड द स्टमक ड्यू टू द मस्कुलर मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक। अब मसल्स की मूवमेंट से मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट से क्या होगा, आपका फूड किससे मिक्स होगा, स्टमक में जो अवेलेबल है, जैसे HCl से मिक्स हो जाएगा, पेप्सिन से मिक्स हो जाएगा। अब पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, लेकिन पेप्सिन तभी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा जब HCl की अवेलेबिलिटी होगी। क्या प्रॉब्लम है कि देखो, हर एंजाइम एक पर्टिकुलर pH, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, तो अगर ये काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठकर, तो इनको कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी चाहिए। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए एक ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक कंडीशन में काम करता है, 7 से कम pH पे काम करता है। तो 7 से कम pH को एसिडिक मटेरियल ही प्रोवाइड करवा सकता है, इसलिए पेप्सिन के साथ HCl की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। HCl सबसे पहले मिक्स होगा फूड के साथ, फूड के pH को नीचे गिराएगा 7 से, जब जाके पेप्सिन एक्टिवेट होगा, प्रोटीन पार्ट को पहचानेगा और प्रोटीन पार्ट के फूड का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। म्यूकस का क्या मतलब हुआ, म्यूकस मतलब स्टिकी सब्सटेंस। देखो HCl है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, जलाने की प्रॉपर्टी रखता है, एसिड गिर जाए हाथ पे तो आदमी जल सकता है। तो HCl जैसे जैसे फूड के साथ मूवमेंट कर रहा है, मस्कुलर मूवमेंट से, तो कुछ HCl और फूड आपके स्टमक की दीवारों पर भी तो गिरेगा। मसल्स तो दीवारों पर थोड़ी हवा में लटकी हुई है स्टमक में कि ऐसे मसल्स हिल रही हैं और मूवमेंट हो रहा है, जस्ट किडिंग। ठीक है, तो आपका म्यूकस क्या है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल है जो मसल्स के साथ ही, स्टमक वॉल के साथ ही बैठी रहती है, और HCl को अपनी खुद की वॉल को डैमेज नहीं कर दे, उससे क्या करती है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इधर मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ब्रैकेट में लिख रही हूं। ठीक है, जैसे HCl क्या है, मेक्स मीडियम एसिडिक लेस देन 7। ठीक है, और म्यूकस क्या है, प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम एसिडिटी ऑफ HCl, फ्रॉम एसिडिटी या एसिडिक एक्शन ऑफ HCl। म्यूकस की लेयर रहेगी तो स्टमक की वॉल HCl से डैमेज नहीं हो पाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, ये सारों को लिखने के बाद एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फूड इनसाइड द स्टमक, फूड इनसाइड द स्टमक get mixed with HCl and pepsin by its muscular movements, by its muscular movement
HCl make environment acidic, make environment acidic, which in turn allow pepsin, उसके बाद ही पेप्सिन काम करेगा, which in turn allow pepsin to act on food, to act on, ठीक है, this is your first point, this is your second point, ठीक है, very very important, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको स्टमक में सब कुछ समझ में आया मैंने क्या लिखाया था? इसी के साथ आपका स्टमक का टॉपिक यहां पर क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ओवर हो जाता है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कराऊंगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसको डीप में अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पूरा हो भी नहीं पाएगा आज। ठीक है स्टूडेंट्स, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, फिफ्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इंटेस्टाइन मतलब, इंटेस्टाइन को आप क्या बोलते हो? आंत, आंत बोलते हो ना अपनी इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्मॉल और लार्ज। एक्चुअली स्मॉल होती लार्ज है, लेकिन उसका अपीयरेंस आपको स्मॉल दिखता है, जैसे एकदम कॉइल्ड फॉर्म में छोटा सा दबा हुआ नजर आ रहा है। लार्ज उल्टा है, लार्ज डायमेंशनल वाइज छोटा होता है, लेकिन उसका अरेंजमेंट बड़ा है। मतलब स्मॉल डायमेंशनली बड़ा है, लेकिन उसका अरेंजमेंट क्या है, स्मॉल है। तो जो हमें दिखता है हम वैसा बोलते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? नहीं, सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखिए कि ये इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द इनिशियल और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। डायमेंशनली जब आप मतलब इसके मेजरमेंट लोगे तो अच्छा खासा मेजरमेंट आता है इन कंपैरिजन टू इट्स सेकेंड पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। डायमेंशनली इट इज लार्ज in measurements, large in measurements, but its arrangement in digestive system, but its arrangement in digestive system is appearing, दिखेगा, is appearing small। तो क्या कहेंगे? सो कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक्चुअली आंसर है, लॉजिक है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कल को एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछेगा तो उसको जवाब देने लायक आप रहोगे, उसको लगेगा कि नहीं बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? भाई स्मॉल इंटेस्टाइन देखा जाए तो किस लिए बना हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन भी वही डाइजेशन के लिए, लेकिन मुंह में सिर्फ डाइजेशन हो रहा है, इंजेशन हो रहा है। आपका फेरिंग्स, इसोफेगस पास आउट कर रहा है, स्टमक में भी सिर्फ डाइजेशन ही हो रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी चीज है जिसमें डाइजेशन के साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो हेयर digestion and absorption both occur, ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमने अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में ह्यूमन अमीबा का कर लिया, पैरामीशियम, ह्यूमन बींग्स में भी ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और लास्ट में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पढ़ेंगे, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, और फिर इसी के साथ साथ में लिवर और पैंक्रियाज से रिलेटेड भी सब कुछ पढ़ लेंगे, जिसके साथ आपका जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। देन हम प्लांट्स को उठाएंगे। ये खत्म होने के बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इस 10th के सिलेबस में आपको इस चैप्टर के अंदर ये 4 ही लाइफ प्रोसेसेस क्या करने स्टूडेंट्स, पढ़ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।